नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं लाल किताब के ज्ञाता। जैसा कि हमने पहले भी उनके साथ पॉडकास्ट किया था और आप सबने बहुत उसे प्यार दिया और पसंद किया। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनके साथ एक सीरीज बनाऊंगी, तो डायरेक्टली मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी से, जो लाल किताब के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। आज हम इनसे लाल किताब के बारे में जानेंगे, जो बातें हमारी अधूरी रह गई थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप कैसे हैं, पहले तो आप ये बताइए। सब आपका आशीर्वाद है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋभुकांत जी, पहला जो हमने आपके साथ जो पॉडकास्ट किया था, पहली बात तो दर्शकों ने उसे बहुत प्यार दिया है। धन्यवाद। और सुनने में आया है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उनको और कहीं नहीं मिली। तो जैसा कि मेरा वादा भी था मेरे व्यूअर्स से कि मैं उनके लिए एक लाल किताब के बारे में जो सही बातें हैं, जो भ्रांतियां नहीं है, वो मैं सामने पेश करूंगी। और जब हमने अपनी टीम में डिस्कस किया तो वो पता चला कि आपसे ज्यादा और आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता, जो कि शायद पूरी ज्योतिष एसोसिएशन जो है, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सब आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर समय निकाला हमारे लिए और आप आए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा ऋभुकांत गोस्वामी जी, कि वैदिक ज्योतिषी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? पहले तो पूजा जी, अभी आपने बोला कि मेरे से अच्छा कोई जानता नहीं होगा, तो हमारा ऐसा मानना है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ। जब भी लाल किताब का ग्रंथ मेरे हाथ में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ रहा हूँ। और पंडित जी भी ऐसा निर्देश देते हैं, जो सरसरी नोट दे रखे हैं। 5 लाल किताबें, जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था, तो हर किताब में पंडित जी ने सरसरी नोट दे रखा है कि लाल किताब को आपने नॉवल की तरह पढ़ना है, समझ में आए या ना आए, तो हम उसी तरीके से उसको अध्ययन करते रहते हैं। अब ये प्रश्न मेरे भी मन में आता है कि क्योंकि लाल किताब 1939 में आई, फिर 40 में छपी, 41, 42, 52, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो उससे पहले का भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आज से नहीं चल रही, ऋषि पराशर से चलते आ रही है। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम खुद बृहत पराशर शास्त्र को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाल किताब कर रहे हैं तो उनके बारे में हम बुरा बोलेंगे। तो जब हम लाल किताब का फंडामेंटल पढ़ते हैं तो कुछ चीजों का सिर्फ भेद है। जैसे हम लाल किताब के अंदर शनि की साढ़े को नहीं मानते। बृहत पराशर शास्त्र में शनि की साढ़े को काफी माना जाता है। एक सवाल, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर भूल ना जाऊं। और आपने अभी बताया कि लाल किताब शनि की 7.5 नहीं मानता है। तो यानी कि अगर कोई लाल किताब जो जानते हैं, उनसे अगर वो अपने बारे में जानने जाते हैं तो वो उनकी जिंदगी में शनि की 7.5 कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऐसा बेसिकली क्या, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, अपनी बीमारी आपने चेक करवानी है, वो टेस्ट करवाएगा या वो चीजें पूछता है, आपके पेट में यहाँ तो दर्द नहीं हो रहा, जुबान चेक करेगा। इसी प्रकार लाल किताब के अंदर निशानियां दे रखी हैं कि भैया आपको शनि, अगर आपका सपोज हो खराब है, शनि मकान का कारक है, शनि नजर का कारक है, शनि नौकरी का कारक है, शनि बालों का कारक है। अगर इनमें से कोई खराबी आ रही है तो वो कहेंगे जी शनि खराब है। या शनि कहीं बैठा हुआ है तो उसकी निशानियां पूछेंगे कि हाँ भी ये शनि यहाँ बैठा हुआ है, इसका क्या रिजल्ट है, उसका आंसर दे देंगे। पर उसके अलावा भी आप समझे, ऑलमोस्ट बृहत पराशर होरा शास्त्र और लाल किताब में फर्क नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता से लाल किताब को कंपेयर, मेरे पिताजी श्रीमद् भगवत गीता से लाल किताब को कंपेयर कर रहे थे। उन्होंने बड़े सारे नोट्स भी बनाए उन्होंने इसके ऊपर कि पहला चैप्टर है कुदरत से किस्मत कैसे आई। कुदरत से किस्मत कैसे आई, कुदरत से किस्मत कैसे आई, ठीक है, इसके ऊपर पूरी विवेचना करी। तो जब हम पढ़ते गए तो पहला पॉइंट आया अंधा टेवा। अंधा टेवा, ठीक है, इंग्लिश में उसे ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहते हैं। ओके। तो अब लोगों ने सोचा अंधा टेवा है, ऐसा व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसको अलग, अब उसको अगर थोड़ा सा हम शब्दों को थोड़ा सा और खोलें
ठीक है ना, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने तो सिर्फ एक चीज देख ली कि हाँ जी, लाल किताब उपायों की किताब है, टोटकों की किताब है, प्रेडिक्शन मिल रही है, निशानियां मिल रही है, सामने वाले को देते रहो, एक प्लेनेट कहीं बैठा हुआ है, उसके फंडामेंटल्स नहीं हम लोग देख रहे, उसके फंडामेंटल्स भी देखने शुरू है। जैसे सपोज करो किसी का बृहस्पति 12वें घर में बैठा हुआ है, उसने कह दिया बहुत बढ़िया बृहस्पति आपका है, पर उसके अंदर एक चीज है, क्योंकि राहु का पक्का घर है, जब तक आप राहु की पोजीशन नहीं देखोगे आप बृहस्पति नहीं बता पाओगे। अब जैसे मेरे पास मैं यहाँ आ रहा था तो एक जन्म कुंडली आई, तो उसमें लिखा कि हाँ भी बृहस्पति 5वें घर में बैठा हुआ, राहु 4थे घर में बैठा हुआ। तो प्रश्न पूछा कि हाँ भाई आपकी औलाद हुई कि नहीं, उसने कहा हाँ हमारी औलाद हुई है। हालांकि वहां पर अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखो बृहस्पति पंचम में बैठा हो तो नर संतान नहीं होती है, पर हमारे पास एक जन्म कुंडली है जिसके बृहस्पति एक नहीं है, हजारों कुंडली, हम इसी चीज पे बैठ कर रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठता है वहां नुकसान करता है, बृहस्पति जहां देखता है वहां अच्छा करता है, पर उस बृहस्पति पंचम में उसकी नर औलाद है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने देखा हमें राहु को देखना, राहु बृहस्पति से पहले बैठा हुआ था, तो एक फंडामेंटल हमारे पास आ गया कि हमने बृहस्पति देखना तो साथ में हमें राहु को भी देखना है। अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी रहेगी। सवाल जैसे कि हम सवाल पे ही रहते हैं, हमारा सवाल था कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाई जाती है, ग्रहों की दशा देखी जाती है, तो क्या लाल किताब में भी लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये सब नहीं? बिल्कुल, अभी मैं जैसे अंधा टेवा की बात बता रहा था ना, तो बेसिकली क्या लाल किताब काल पुरुष की कुंडली से चलती है, काल पुरुष की कुंडली, वैदिक में भी हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर लग्न को छोड़ दिया, काल पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, हो सकता है लगन भी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर राशि और भाव दोनों को लिया जा रहा है। जैसे मैं अब अंधे टेवे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां घर जो है वो शनि का है, शनि जो है वो कर्म का स्वामी है, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म कर भाग्य की चिंता मत कर। तो पंडित जी ने भी अंधा टेवा लिया सबसे पहले कि कर्म करो भाग्य की चिंता ना करो। 9वां घर भाग्य का है, और कर्म से 9वां घर जो है 12वां है, और 12वां घर खर्चे का है। तो अंधा टेवा लिया, तो मैं बचपन से ना सुनता आया, पूजा जी किसी की औकात देखनी हो ना उसे जूते से देखो, किसी की औकात देखनी हो ना उसके जूते से देखो। अब जूता किसका कारक है? शनि का कारक है, यानी कि जूते अगर अच्छे हैं तो आपका शनि अच्छा है। पुराने लोग पैर देख के बता देते कि बच्चा कामयाब होएगा कि नहीं होएगा, उसके जूते देख के बताया था कि हाँ भी ये मेहनती है भी कि नहीं है। अब वही अंधा टेवा लिया है पंडित ने सबसे पहले, अब वहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अंधा टेवा है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति अगर अकेला 10वें घर में बैठा है तो नीच का हो गया, तो जी अंधा टेवा हो गया। हम अंधा टेवा है, दैट मीन्स कि वो शायद वो फोकस्ड नहीं अपने काम के अंदर। तो इस तरीके से वहां पे शब्दावली दे दी। कुंडली वैसे ही बनेगी जैसे आपकी वैदिक की बनती है, कोई फर्क नहीं है, बस कालपुरुष कुंडली को ले रहे हैं। ओके, मतलब जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मुझे समझ में आ रहा है, आप मुझे बताइएगा कि अगर कहीं मैं गलत तो नहीं समझी आप बोलिए। जैसे मेरा सवाल था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में डिफरेंस क्या है? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हम कुंडली बनाते हैं, ग्रहों की दशा देखते हैं, उसमें हर लगन सबका अलग-अलग होता है। लेकिन लाल किताब में जैसा कि आपने बताया, लाल किताब में काल पुरुष की कुंडली ली जाती है, और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही सभी जातकों का कुंडली देखा जाता है। फर्क ये एक मेजर डिफरेंस ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा एक मेजर डिफरेंस जो है, जो हम दशा लेते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो केतु से शुरू करते हैं। अच्छा। लाल किताब में बृहस्पति से शुरू करते हैं, जो मैंने कहा ना कुदरत से किस्मत कैसे आई। ओके। भाई बृहस्पति किस चीज का कारक है? हवा का कारक है। हमने दूसरा प्लैनेट लिया सूर्य, हमने तीसरा प्लैनेट लिया चंद्रमा। अब साइंस भी ये कहता है, साइंस भी कहती है कि एक हवा गर्म पिंड से टकराई और पानी बना। बृहस्पति हवा का कारक है, बृहस्पति हवा का कारक है, सूर्य गर्मी का कारक है, चंद्रमा जल में ना। जब हवा आए भाप बनेगी तभी तो बारिश होगी ना, जब जोन बनेगी। साइंस में भी कहते हैं H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर H2O। तो यहाँ पर उसने बस एक ये दशा का क्रम चेंज किया है, वहां केतु से शुरू हो रहा है, यहाँ बृहस्पति से शुरू हो रहा है। दूसरा, जब हम कारक लेते हैं कि पहले घर का पक्का घर, यहाँ पक्के घर दे दिए, वहां पे कारक बोल दिया,
कि हमने पहले घर का पक्का घर ले लिया सूर्य को, दूसरे का ले लिया हमने बृहस्पति, तीसरा मंगल, चौथा चंद्रमा, पांचवा फिर बृहस्पति, छठा अब यहाँ चेंज आ गया। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वहां पे शनि को ले रखा है, हमने केतु को ले लिया, और 12वें घर में भी शनि ले रखा है, वहां हमने राहु को ले लिया। बस यहाँ पे चेंज है, बाकी तो सब कुछ सेम है, कोई चीज चेंज नहीं है। जितना मैं समझ पा रही हूँ गोस्वामी जी के लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस बस इतना ही है कि वैदिक बेशक से एक अलग रास्ता है और लाल किताब ने अपना एक अलग रास्ता बनाया है। भाषा का फर्क, कुछ चीजें भाषा हेरा का फेरी करके, बस हेरा फेरी तो मैं नहीं कहूंगा, हेरा फेरी बोले तो प्लेसिंग कुछ बदल के, भाषा का फर्क है। वो उर्दू में है, वो संस्कृत में है। अब वहां पे मैंने जैसे आपको कह दिया कि जैसे परिवर्तन योग है कि लगन का स्वामी नवम में बैठा हो, नवम का स्वामी लगन में बैठा हो, तो ये राजयोग है, परिवर्तन योग है। लाल किताब ने उसे कह दिया सात्विक ग्रह कि पहले घर का पक्का घर है सूर्य, पहले घर का पक्का घर है सूर्य, उसे बैठा दिया 9वें घर में, और 9वें घर का पक्का घर बृहस्पति उसे बैठा दिया पहले घर में। अब ये भी परिवर्तन योग बन गया, तो उसे शब्द दे दिया सात्विक ग्रह। तो ये फर्क है, शब्दों का फर्क है, जस्ट सेम है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा और आप लोगों ने भी सुना कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे लाल किताब हो, ये सारा हमारे यहाँ का ज्ञान है और ये सब एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। हो सकता है थोड़ा समझने में थोड़ा भाषा का फेरबदल हो सकता है या थोड़े तरीके अलग हैं, लेकिन सोल्यूशन सब लोग का पर्पस यही है कि वो लोग सोल्यूशन देते हैं और सबके ही सोल्यूशन अपने आप में कारगर होते हैं। हर मनुष्य के लिए अलग अलग लाल किताब में एक चीज है, इट्स अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ऑल राइट। और जितने भी सूत्र हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, उसको थोड़ा सा कम करके आसान कर दिया है कि जिससे आदमी अपनी परेशानियों से जल्दी निजात पा ले। उसमें प्रिकॉशंस दे दिए हैं कि जैसे सपोज करो किसी का सूर्य 10वें घर के अंदर बैठा है या 11वें घर के अंदर बैठा है, वो शनि का घर है, अगर वो शनि की चीजें कंज्यूम करेगा उसका सूर्य खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की ये इसे आप उपाय मान लो। अब वहां पर लिख दिया कि आपको शराब मीट अंडा नहीं खाना, जहां लिखा है शराब मीट अंडा नहीं खाना, दैट मीन्स वो खा रहा होएगा तभी उसके ग्रह खराब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वहां पर ये कह दिए कि तुम्हें अपनी बहन बेटी बुआ मासी की सेवा करनी है, उनको उनके साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब वो मानेगा नहीं ना। सही बात, वो मानेगा नहीं। अब शनि लग्न में आया हुआ है, किसी का शनि लग्न के अंदर बैठा हुआ है, उसने बिना बात के लोगों को राय देनी है, देनी देगा ही देगा। वो राय, उसकी राय लगेगी भी, वो पैसे नहीं लेगा उसको। अब या तो वो कंसल्टेंट बन जाए, हम उसको ये राय दे रहे हैं। अब बृहस्पति दूसरे घर में बैठा है, बृहस्पति क्या ज्ञान का कारक है, दूसरा का क्या बोलने का, ऐसा व्यक्ति ज्ञान देता रहेगा। अब वहां पर वैदिक में या किसी भी फॉर्म एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को कह दिया शुक्र भौतिकवाद का ग्रह है। हाँ, ऐसा भी पर अब लाल किताब ने उसे डिफरेंशिएट कर दिया कि शुक्र जो है वो प्रबल अध्यात्म का कारक भी है। अगर भौतिकवाद का कारक है तो प्रबल अध्यात्म का कारक भी है। अब वो चेक करना पड़ेगा, इतनी उसमें भी कंडीशंस दे रखी हैं। चलिए गोस्वामी जी, ये तो हम लोग को बहुत क्लियरिटी से समझ में आ गया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, और लाल किताब एक बहुत इजीएस्ट फॉर्म जो कि सब लोग को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भी बृहत्पराशर शास्त्र का छात्र हूँ। आपने तो काफी वहां पर चीजें सीखी। जो लाल किताब ने गणित को यानी कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन नहीं ली है उन्होंने सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट डाल रखा है। वही मैं कहता हूं। अब वैदिक के अंदर आपको दशा निकालनी है, प्राण दशा निकालनी है, क्या कहते हैं पद प्राण दशा निकालनी है, सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 35 साल चक्र पूरा समीकरण एक जगह एकत्रित करके उन्होंने सॉल्यूशंस की एक किताब बनाई है। तो आप समझिए कि लाल किताब अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन से मुझे याद आया कि डिफरेंस तो मुझे हम लोग को मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लाल किताब एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है जो कि डायरेक्टली सॉल्यूशंस की बात करता है। वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि आजकल की भाग दौड़ में और लोग के पास टाइम नहीं है।
तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, जो सबसे ज्यादा लाल किताब की तरफ लोगों को आकर्षित करती है, और इस पॉडकास्ट को करने का मकसद भी मेरा वही था कि लाल किताब को जाना जाता है उसके उपायों से, और बहुत लोग कहते हैं कि इसके उपाय इतने बेहतरीन होते हैं, और इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। अभी हाल में ही मैंने एक बहुत जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका पॉडकास्ट सुना, और उन्होंने ऑन पॉडकास्ट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लाल किताब के उपायों को किया, और उन्होंने चुपचाप किया उसको, और उससे उनको बेनिफिट मिला। एग्जैक्टली 30 महीने में उनको बेनिफिट मिला। और मैं खुद सरप्राइज थी कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर जो खुद इतना फेमस है, मैं अभी ऑन कैमरा नाम नहीं बताऊंगी उनका, लेकिन हाँ पीछे जरूर बताऊंगी आपको, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को पॉडकास्ट के अंदर। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है लाल किताब में जो इतनी सारी चीजें करने के बाद और उसके उपाय पे वो इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस। तो आप तो किताब आप ही के यहाँ से निकल रही है। देखो पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, आप कह रहे हो उपाय से, पंडित जी कह रहे हैं उपाय जो है वो आत्मा की, रूह की शांति के लिए, आपकी मन की शांति के लिए। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि डॉक्टर के पास किसी बीमारी का इलाज नहीं है। लाल किताब में ऐसा पंडित जी लिखते हैं, मौत का कोई इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, पर वो करने कैसे हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर ले ली, ज्यादा पेन किलर खा लोगे आपकी किडनियां फेल हो जाएंगी। एक गलत उपाय किया हुआ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। समय करे क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर सभी पर पड़ेगा, परिंद पशु और इंसान। आपका जो इवेंट होना है वो इवेंट होएगा। ऐसा नहीं है कि देखो मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को तो बचाया नहीं, परीक्षित को बचा लिया। वो तो साक्षात भगवान थे। मैं तो ना तो मैं ब्रह्मा, मैंने एक शास्त्र को पढ़ा ही तो है, चलो कुछ साल से कर ही तो रहा हूं, चलो 30 साल से 40 साल से पढ़ रहा हूं। मेरे परिवार के अंदर एस्ट्रोलॉजी है, मंत्र भी करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं। उपाय किस तरीके से करता हूं वो बताने के नहीं होते हैं, और अपने आप तो किताब पढ़ के खुद उपाय करने भी नहीं चाहिए जब तक सामने वाला आचार्य या ज्योतिषाचार्य आपको ना बता दें कि आपने ये काम करना है। उपाय नहीं करना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए पैसा, ठीक है, और दूसरा बीमारी सबसे ज्यादा है हर घर के अंदर, ठीक है, बीमारी हर घर के अंदर है। मैं आपको चलो आपको उपाय चाहिए ना, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। वैदिक के अंदर चंद्र मंगल इकट्ठा होना तो उसे लक्ष्मी योग बोला गया। चंद्र और मंगल, ठीक है, चंद्रमा और मंगल इकट्ठा बैठा है उसको लक्ष्मी योग बोला गया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर और 8 नंबर अगर किसी का इकट्ठा है, सॉरी 2 नंबर और 9 नंबर इकट्ठा है, वो भी लक्ष्मी योग है। चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं भाई, नीम के पेड़ की सेवा करें जाके। नीम का पेड़ मंगल है, उसमें डेली जाके जल डाल के हैं तो चंद्र मंगल आपका इकट्ठा। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि चंद्र मंगल में इकट्ठा कर रहे हैं उसका, या आप नीम के पेड़ में जाके दूध डाल के हैं कि चंद्र मंगल इकट्ठा हो रहा है उसका। अच्छा, चंद्र और मंगल, और फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। मंगल, जैसे आपने बताया कि नीम का पेड़ मंगल ग्रह का कारक है। हाँ जी। ऐसे ही रिलेशनशिप में भाई भी मंगल ग्रह का कारक। हाँ बिल्कुल, भाई को चंद्र की चीजें गिफ्ट करें। पर यहाँ तो भाई के साथ प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। हर घर के अंदर प्रॉपर्टी किस चीज का कारक है? शनि का कारक है। यानी कि अगर किसी जैसा कि आप बहुत हिंट देते हुए आपने बताया, बहुत क्लैरिटी से तो नहीं बताया कि अगर किसी को अपना देखो लक्ष्मी, चंद्र लक्ष्मी पूजा जी, किसी को दाल स्वादी, किसी को वादी। अब सपोज करो अब उसकी कुंडली के अंदर मंगल का कोई और उपाय बन रहा है, अब सबको ही थोड़ी डिस्प्रिन खिला दोगे। अब पता चले आपको बुखार चढ़ा हुआ, उसने कहा जी मैंने तो डिस्प्रिन खा ली, मेरे को बुखार नहीं चढ़, मेरा बुखार नहीं उतर रहा। जब उसका हमने ब्लड टेस्ट करवाया, वो एंटीबायोटिक ही सूट नहीं कर रहा उसे। अभी कोरोना हुआ था, सबने एक जैसी दवाई खाए जा रहे, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। अब सबको क्रॉसिंग खिला दो बीमारी के लिए, बुखार के लिए। नहीं, फिर दोबारा से हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए, लाल किताब पर आते हैं, लाल किताब के उपायों पर आते हैं। क्योंकि आपसे जब भी बात करते हैं ना, तो आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि
या तो हम नहीं संभाल पाते हैं, आप नहीं संभाल पाते हैं, हम नहीं, ट्रैक ऐसा से चले जाते हैं। नहीं, कोई बात तो नहीं। लाल किताब पे आते हैं। लाल किताब के जो उपाय हैं और बड़े ही एक्साइटिंग है। और अब तो जो एस्ट्रोलॉजी बहुत दिन से कर रहे हैं, उन्होंने नई नई लाल किताब पढ़ी है, वो भी इस चीज को मानने को तैयार है कि इसके उपाय वाकई में बहुत कारगर है। और उन्होंने तो फाइनेंस को लेके बताया कि बहुत ज्यादा मेरा नुकसान हो गया था और बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, मेरा काम नहीं बन आप रहा उपाय था। बता सकते हैं उन्होंने क्या किया था? मैं नहीं, मैं नहीं, सॉरी, नाम तो मैं ले नहीं नहीं बोल ना। सकती। आप मुझे उपाय उन्होंने मुझे बोला, हाँ मैं आप मुझे बताती हूँ सुनो, याद। देखो, मैंने मैं बचपन थोड़ा सा, मैंने बचपन से एक चीज देखी है, विश्वासो फलदायकः। हाँ हाँ बिल्कुल। विश्वास में इतनी शक्ति है कि हमने पत्थर में भगवान को मान लिया। और दूसरा एक शब्द आता है, हम जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही वो ये विश्वासघात करते हैं। तो अब विश्वासघात, विश्वास है क्या, ये समझाओ मुझे। विश्वास करे और देखो, हो जाएगा। नहीं, अब देखो, प्रत्यक्ष में तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था, प्रत्यक्ष में सूर्य भगवान सबसे हमारे सामने, वो कहता है हमने परमात्मा नहीं देखा, हमने परमात्मा, अरे डेली सवेरे उगता है परमात्मा। हाँ सही बात है। अगर आज सूर्य ना उगे तो ये प्रकृति जिंदा रहेगी? हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं है, आज सूर्य ना उगे, अगर एक फूल निकल जाए, एक पत्ती निकल जाए, साक्षात परमात्मा हम डेली देखते हैं। और फिर इंसान कहता है कहते हैं हम नहीं देखते, क्या खूबसूरत बात कही आपने, डेली मैं उगता है ना बिल्कुल सूरज। सहमत हूँ और अगर आपसे। सूरज ना उगे तो इस प्रकृति के अंदर ना आपको खाना मिलेगा, ना जल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। और साक्षात परमात्मा आपके सामने, और वो कहता है मैंने परमात्मा नहीं देखा, मुझे दिखाओ ना परमात्मा कहाँ है। अबे डेली दिखता है परमात्मा तेरे को, और तेरे को नजर नहीं आ रहा? अंधा है, आंखों वाले अंधे हैं इस देश में, इस देश में, पूरे वर्ल्ड मुझे में। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ गोस्वामी जी, जो आपने कहा है कि हमारे आसपास कण कण में परमात्मा बसे हैं। एक पेड़, आप अगर एक पौधा रखा है और वो बढ़ रहा है, तो आप नहीं कर रहे हो कुछ में, कोई वो साइंस इसमें नहीं सूर्य की कर रहा। रोशनी की वजह से हो हाँ, रहा है। सूर्य रोज उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, तारे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे, आज तक एक भी इंसान कहीं नहीं हिला, तो परमात्मा ही तो है यही ये। तो परमात्मा है। और हम लोग ये नहीं मानते और मंदिरों में जा जाके चढ़ावे नहीं, चढ़ा रहे देखो, हैं, परमात्मा अब ढूंढ रहे हैं। देखो, मैं मंदिर के लिए नहीं बोलूंगा वहां पे। अब मंदिर ही क्यों लिखा, मंदिर क्यों बनाया गया? चलो, आप कहोगे लाल किताब से अलग है, मैं लाल किताब से बिल्कुल अलग नहीं जा रहा हूँ। मैं मानती हूँ, मेरी बट बात समझिए, इजिप्ट गए ना आप? मैं बिल्कुल नहीं गई अभी। मैं कौन सा गया हूँ? मैं तो पूछ रहा चलिए हूँ, अब पता तो है बात आपको, करते पता हैं। तो है ना हाँ इजिप्ट के बिल्कुल बारे में? बिल्कुल, हाँ वहां पे पिरामिड है, पिरामिड से वहां। ठीक है। आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे बैठ के ना, ऐसे बैठ जाते हैं और अपना ऐसे ट्रायंगल रख लेते हैं अपनी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। है ना? ये क्यों हाँ, करते हैं? अब लाल किताब में मंगल बध है, वो कहते मंगल हैं बद। मंगल बध, कहते हैं सांप का काटा बच सकता है, मंगल बध का काटा नहीं बच सकता है। अब ये त्रिकोण है, ये मंगल है, और इसी चकोर को कर दो मंगल नेक है, पराक्रम है ना, आपके शरीर का खून है। हम्म। पिरामिड का असली नाम जो है पायरामिड। पायरामिड। पायरा कहते हैं फायर को इजिप्शियन भाषा में, मतलब सेंटर में अग्नि है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र जो है वो अग्नि से शुरू हो रहा है। अग्नि से शुरू हो। मैंने क्या बोला, परमात्मा तू कहता मैंने नहीं देखा, सूर्य को देख ले, क्या है? अग्नि है। सूर्य क्या है? अग्नि है। उपाय है, उपाय है। पर हर व्यक्ति के लिए। अब मैंने जैसे भी आपको जनरल उपाय दिए, हम्म। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं, दृष्टियां देखनी पड़ती हैं, भाई अचानक चोट तो नहीं लग रही, धोखा तो नहीं लग रहा। ये तो कुंडली की बात मैं हुई। वही, आप अब एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। किसी का शनि लग्न के अंदर है, वहां नीच का शनि है। शनि मैंने आपको बोला मकान का कारक है, फैक्ट्री का कारक है। शनि एक तरह से हर तरीके, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। शनि, अब वहां लाल किताब में एक उपाय दिया है कि शनि लग्न के अंदर बैठा है तो साबुत सुरमा लेके जमीन में दबा दो, शनि अच्छा हो जाएगा। मैं इन्हीं उपायों की बात कर रही हूँ। फिर दोबारा से मैं आपका नॉलेज, सीरियसली मुझे लगता है कि किताब भी छापनी पड़ेगी। आप जितना नॉलेज आपके पास है और जिस लॉजिक से आप बताते हैं, हमारा ट्रैक ही हट जाता है। जैसे कि आपने, यही उपायों की मैं बात कर रही हूँ। लाल किताब में जो उपाय है कि आप इतने सिक्के लेके आप पानी में बहा दीजिए, इससे आप, और लोगों को फायदा हुआ है। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है, एज अ व्यूअर भी मैं बात करती हूँ, तो जनरल उपाय नहीं करने चाहिए, ये उपाय नहीं करने चाहिए। आप, अब सबके उपाय अलग हैं। उपाय भी तब होता है जब कुंडली के अंदर, आप, मैंने आपको बोला ना समय, उस समय के हिसाब से उपाय होता है।
अब आपने कहा जी एक जनरल उपाय कर लो जी, आप दही से नहाना शुरू कर दो, आपके पास मैंने कहीं सुना दही से नहाना शुरू कर दो, हाँ, ये भी आपके बहुत पास सुना है मैंने। लड़कियाँ आनी शुरू हो जाएँगी, आपके रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाएँगे। हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा इस तरीके का लाल किताब में कोई उपाय नहीं है। लाल क किताब में नहीं है बट मे कहीं बी किसी वैदिक भी में जगह होगा। कहीं किसी भी जगह ये शास्त्र अनुसार नहीं है, टोटल गलत चीज़ है। मैंने जैसे आपको बोला क्या एक गोली से सबकी दवाई ठीक हो नहीं, जाएगी नहीं हो क्या? सकती। भाई ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन के अलग इलाज चलेंगे, हार्ट की बीमारी है तो अलग उपाय चलेंगे। तो लाल किताब ने प्रिस्क्रिप्टिव क्या कर दिया जैसे सपोज करो किसी को हार्ट की बीमारी है, तो एक जनरल उपाय दे दिया क्योंकि चंद्रमा हार्ट का कारक है। हुँ, तो लाल किताब में सिंपल तरीके से लिख दिया कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो चांदी के गिलास में गंगा जल भरकर उसपे चांदी की प्लेट रखकर आप चंद्रमा को कायम कर दें। चंद्रमा कायम करना मतलब उसे एस्टेब्लिश कर दें, वो आप अपने सिरहाने के पास रख लें जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अब चंद्रमा इतनी दूर पड़ा हुआ उससे स्ट्रेंथ तो नहीं मिलेगी ना, पर ये है कि वो कहते हैं ना मन एवं मनुष्य नाम कारणवत मन ही सारे कारणों का कारण है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उस सामने वाले को लगेगा कि हाँ पंडित जी ने मेरे को उपाय करा दिया, यहाँ चंद्रमा में मैंने कायम कर दिया। हालांकि गंगा जल को अपने पास रखना वो आपको स्ट्रेंथन देगा। गंगा जल के पास ये रखना एक चाहिए। ये प्रतीकात्मक तो मुझे लगता है हर हिंदू ये घर ये में एक तरह से गंगा ना जल होता है। ये एक तरह से प्रतीकात्मक हो गया। लाल किताब में क्या एक इवेंट को क्रिएट करने वाली चीज आ गई कि चंद्रमा उसके पास रखवा दी, हमने मन को स्ट्रांग करा दिया उसके। सपोज करो किसी के कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, उस बार-बार उसको कोर्ट केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर, तो हमने क्या किया 2 लाल ईंटें ली, जो लाल ईंट है वो मंगल का कारक है, उसमें जौ दबा दिया या कहीं अंधेरे में जौ को दबा दिया कि हमने राहु को दबा दिया, प्रतीकात्मक आ गया। अब ये ओके, उपाय करना भी है कि नहीं करना? वो आपको सूट कर भी रहा है कि देखो नहीं? वो जनरल उपाय जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो उल्टा नुकसान खा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया ग्रहों के बारे में कि हम कैसे उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बहुत क्लियरिटी के साथ आपने समझाया कि क्या डिफरेंस है वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में। ये सारी चीजें अगर हम सम अप करते हैं तो इतना समझ में आया है कि लाल किताब में जो दिए गए उपाय हैं ये सारे बहुत पर्सनलाइज उपाय हैं और अगर कोई भी आपको ये उपाय ओपनली ऐसे ही रैंडमली बता रहा है तो प्लीज उन उपायों को सिर्फ सुनिए और उन उपायों को आप अपने लिए बिल्कुल मत आजमाइए, इनसे आपको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा और हो सकता है शायद आपको इससे नुकसान ही हो जाए। तो प्लीज आप इसको अपने घर पे इस तरीके से ना करें और जैसा कि कोई भी उपाय अगर आपको करवाना है तो आप किसी न किसी गुरु के पास जाइए जिनको अच्छी नॉलेज है और उनके कहने पर ही इन उपायों को करिए। और शायद इसीलिए आप कोई भी उपाय मैंने जो देखा है आप रैंडमली कोई उपाय नहीं बताते हैं किसी को। पहली बात मैंने आपसे जैसे पहले आपको बताया, हमने इसका नाम उपाय रख दिया है। मैंने जैसे ना मन की शांति के हाँ, लिए उपाय उपाय किया ही जाता बोला है जाता है। कि बेसिकली लाल किताब के अंदर आपको सजेशंस दिए हुए हैं। एक तरह से मैं बोलूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे मैंने करेक्ट, आपको बताया है करेक्ट। कि सूर्य 10 में बैठा हुआ है, मतलब 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है और वो स्थान शनि का है। अब सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो वहां ये लिख दिया कि आपको शनि की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना या शनि से रिलेटेड चीजों का काम नहीं करना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर किसी का चंद्रमा खराब है, चंद्रमा मन हम्म। का कारक है, धन का कारक है, विद्या का कारक है, सुख का कारक है, इन सारी चीजों में उसके कमी आ रही है, उसके कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि राहु केतु से खराब है, समझे चंद्र ग्रहण आ गया। अब चंद्र ग्रहण आ गया, अब चंद्र ग्रहण में कह दिया जी तेरा तो चंद्र ग्रहण है, तू कुछ कामयाब नहीं कर पाएगा, तेरे कामों में अड़चने आएंगी, शनि चंद्रमा इकट्ठा है, तेरे हर काम में रुकावट आएगी। अब चंद्रमा दूध का कारक भी है, हाँ। केतु इन्फेक्शन है, कीड़ा है। अब अगर पनीर बनाना है तो दूध के अंदर कुछ हम मतलब दूध फट गया, सपोज करो खराब हो गया दूध, तो उसका पनीर बना लेंगे, हाँ। है ना? यही होता है हम्म। ना। इसी प्रकार अब वहां पर इसको ये कह दिया कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो जब चंद्र केतु इकट्ठा है तो शुक्र खराब हो जाएगा। पनीर शुक्र का कारक है। ऐसे व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि भाई आप अपने शुक्र को सही करें। चंद्रमा से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा, पर अगर शुक्र से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब मैंने कह दिया शुक्र खराब हो गया, अब शुक्र आते ही लोग कहेंगे कि हाँ जी आपकी जो धर्म पत्नी है, औरत है, उसको आपको नुकसान हो जाएगा, या आपकी शादी नहीं होगी आपको। अब देखो फिर एक उपाय एक ये भी है,
अगर आप किसी को सही राय नहीं दे सकते ना तो गलत राय ना दीजिए। इफ यू कांट एनकरेज समवन डोंट डिस्करेज हिम। और आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, अब लोगों को डराया जा रहा है कि तेरे तो चंद्र ग्रहण है, तो हम उनको ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ जी आपके शुक्र से रिलेटेड चीजें खराब होंगी तो अपने शुक्र को आप ठीक रखें। अब शुक्र को ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, अपनी पोशाक को सही रखें, अपने आचरण को सही रखें, अध्यात्म की तरफ आप जाएं। शुक्र से रिलेटेड हम कोई उपाय कर सकते हैं, और शुक्र को अच्छा करने का सबसे सटीक उपाय लाल किताब में दे रखा है, लोगों की सेवा करना, लंगर लगाना, गाय की सेवा करना। अब लंगर लगाना, अगर आप पैसे नहीं है, आप लंगर नहीं लगा सकते, तो कहीं पे भी लंगर बट रहा हो वहां जाके आप सेवा तो कर सकते हैं ना, वहां जाके सेवा कीजिए, आपका शुक्र सही हो जाएगा। लंगर से शुक्र हाँ जी होता है। वैसे जैसा कि सब लोग बताते हैं कि शुक्र को अगर मजबूत करना है तो सफेद चीजों का दान करना चाहिए। आप सफेद चीजों का दान चंद्रमा के लिए। ओके, लेकिन शुक्र के लिए भी बट ऐसा बोला जाता है, सारे बिल्कुल अब सफेद चीजें जितनी भी हैं वो सारी चंद्रमा को डिनोट करती हैं। शुक्र का रंग तो क्रीम है, शुक्र का रंग तो क्रीम है, क्रीम कलर का। ठीक है, अब शुक्र को सही रखने के लिए आप एक सेवा ही तो कर रहे हो, जाके कहीं लंगर में जाके सेवा कर दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। सिंपल उपाय है, पर अब वो आपके पास समय नहीं है ना, वहां जाके आपकी फिर ईगो, मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में क्या कहा था, मेरी ईगो मेरे को ये काम नहीं करने देगी। अब मैं रिबुकांत गोस्वामी हूँ, मैं इतने बड़े घर से हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं 4 बंदे रख लूंगा, उनसे सेवा करवाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होएगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। और बिना कर्म किए आपका भाग्य नहीं बनेगा। उल्टे सीधे किए हुए उपाय आपको नुकसान ही देंगे, रातों रात आप अमीर नहीं बनेंगे। और पूजा जी एक बात कह दूं, अगर उनकी कुंडली के अंदर कुछ बनने का योग है, वो किसी रिबुकांत गोस्वामी के पास जाके अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखाएंगे। जितने भी लोग अपना ये उपाय कर रहे हैं, या उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, या रातों रात अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा जी उनका बुध भी खराब है, उनका शनि भी खराब है, उनका राहु भी खराब है। तो बुध को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, मैंने क्या बोला, ये होठ जो है बुध मंगल है, ये दांत जो है वो भी बुध है, और जो जुबान है वो भी बुध है। दांत मंगल का कारक, बुध का कारक है, और जुबान बुध का कारक है। तो एक चुप 1000 सुख की फिंगर ऑन द लिप्स, डेली 1 घंटा मौन व्रत रखें तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। पर वो चुप रह नहीं सकता। पर यही है, उल्टे सीधे उपाय करा दो, उनको खुशी होती है, अच्छा मैंने ना ये उपाय कर लिया, अब मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके बहुत मजा भी आया और बहुत सारी नॉलेज हमने गेन की है। जैसे कि आज हमें पता चला कि लाल किताब और वैदिक ज्योतिषी में क्या डिफरेंस है, और उपाय हमें क्यों सिर्फ सुन के नहीं करने चाहिए, उपाय के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है और आपके पास भी, तो नेक्स्ट जरूर मैं आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ऐसा तो हम सबकी कुंडली नहीं देख सकते इंडिविजुअली नहीं, अगर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है, या उनको कोई भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसका आपको उत्तर चाहिए, तो वो आपको आपकी मेल पे या नंबर पे भेज सकते हैं, उसका हम जवाब उनको अगली बार दे सकते हैं। अगर आपके कुछ भी ऐसे सवाल हैं जो वाकई में जिनसे आप बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में ठीक हो जाए, तो आप हमें अपने कमेंट में वो अपने सवाल लिख सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब लेके हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके पास आए। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ करने वाली हूँ जितने भी प्लैनेट हैं उन सबके रैंडम उपाय जो हम सबको अपनाने चाहिए। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। धन्यवाद। आप सब सुखी रहें।